Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter 2 from trade to territory अर्थात व्यापार से साम्राज्य तक। तो देखिए, तो व्यापार से साम्राज्य तक, तो जैसा कि आप टाइटल में भी समझ पा रहे होंगे कि व्यापार से साम्राज्य तक, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में इस्टेब्लिश्ड अर्थात स्थापित किया था भारत के अंदर, तो किस तरीके से उन्होंने व्यापार, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उन्होंने धीरे धीरे से इस पूरे विशाल साम्राज्य पर एक तरीके से वो पूरे विशाल साम्राज्य का वो स्वामी बन बैठे थे। तो किस तरीके से क्या क्या हुआ था, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो जैसा कि हमने मुगल साम्राज्य में, जब हमने मुगल साम्राज्य के चैप्टर को कवर किया था अपनी NCERT 7th क्लास की हिस्ट्री में, तो हमने देखा था कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक तो मुगल साम्राज्यों में जो शासक रहे थे तो काफ़ी शक्तिशाली ये शासक के रूप में जाने जाते थे और इनका काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली एक तरीके से शासन भी रहा। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक काफ़ी ज़्यादा मुगल साम्राज्य का जो था वो उस समय विस्तार भी हुआ था। परंतु 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो बड़े बड़े मुगल सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, तो उन्होंने अपनी ताकतों को दिखाया था। तो देखिए, तो हमने देखा था कि जब औरंगजेब का एक तरीके से उस समय ऐसा समय आया था कि मुगल साम्राज्य में जो औरंगजेब था, तो एक तरीके से वो अपने सैनिकों को समय पर वेतन नहीं दे पाता था और अन्य कई कारणों के कारण भी एक उसका जो था पतन होना शुरू हो गया था। परंतु उसके बाद जितने मुगल शासक हुए तो वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और उसके बाद सन 1600 में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो ही चुकी थी। उसके बाद तो ये मानो जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो सब कुछ ही, यानी कि मुगल साम्राज्य का एक तरीके से नामो निशान खत्म ही हो चुका था। तो चलिए देखते हैं। तो उस समय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो क्या आप जानते हैं, तो देखिए एक पॉइंट है, तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे। तो किस लिए अंग्रेज भारत आए थे, तो छोटी सी एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे करने की उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो देखिए, तो यहाँ पर उनकी जो टेरिटरी थी, तो एक तरीके से वो इस टेरिटरी को कब्जा नहीं करना चाहते थे यहाँ की टेरिटरी पर, यानी कि कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। परंतु वो फिर भी ये हुआ कि एक विशाल साम्राज्य के वो एक समय स्वामी बन बैठे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से व्यापार से वो साम्राज्य तक, यानी कि इस पूरे विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। तो एक तरीके से पूरे भारत पर उन्होंने शासन किया और पूरे भारत को उन्होंने एक समय उस समय गुलाम बना दिया था। तो देखिए, तो जैसे कि आप चित्र 1 में देख पा रहे होंगे, तो कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। तो बहादुर शाह जफर कौन थे, तो देखिए, तो औरंगजेब के बाद कई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के रूप में भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपनी नेता मान लिया था। तो देखिए, तो हुआ क्या था, तो 1857 में एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश का विद्रोह होना शुरू हो गया था। उस समय बहादुर शाह को ही मुगलों ने अपना नेता मान लिया था। तो नेता मानने के बाद जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी के बहादुर शाह जफर और उसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अपने बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। तो देखिए, तो एक तरीके से क्या क्या किया, तो वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे उस समय कि मुगल साम्राज्य, जब यानी कि वो जानते हैं कि मुगल साम्राज्य कितना ज़्यादा उस समय शक्तिशाली और पावरफुल एक तरीके से शासन उनका रहा था। परंतु वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, यानी कि मुगलों से भी काफ़ी ज़्यादा वो शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने एक तरीके से उनको भी मार डाला था। तो देखिए किस तरीके से क्या क्या स्थिति हुई, किस तरीके से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, किस तरीके से क्या क्या भारत में अब नया घटने शुरू हो गया था। तो देखिए, तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, तो देखिए तो किस तरीके से आई। तो चित्र 2 में आप 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते, तो देखिए,
तो भारत तक आने वाले कुछ ये निम्न रास्ते थे। ऑलराइट, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर ये देख भी पा रहे होंगे। तो देखिए, तो सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो उस समय क्या था कि इंग्लैंड की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम, तो उन्होंने एक चार्टर यानी कि इजाज़तनामा यानी कि एक परमिशन के रूप में उन्होंने हासिल किया था। तो कब हासिल किया था? सन 1600 में। तो सन 1600 में ही इसे इस्टेब्लिश्ड भी माना जाता है। तो उन्होंने इजाज़तनामा एक तरीके से हासिल कर लिया था। किससे? औरंगजेब से। ऑलराइट, तो जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। ऑलराइट, तो इस इजाज़तनामे अर्थात परमिशन का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर एक नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहाँ की सस्ती कंपनी पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती है, और कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा का भी कोई भय नहीं था। तो इस तरीके से ये परमिशन को लिया गया था इंग्लैंड यानी कि एक तरीके से इंग्लैंड की महारानी के द्वारा यानी कि एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ऑलराइट, तो उस जमाने में वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा को से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा से न होकर तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। तो एक तरीके से प्रतिस्पर्धा के लिए उन्होंने परमिशन को ले लिया था जिससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो देखिए, तो वाणिज्यिक शब्द यानी कि कमर्शियल, तो एक ऐसा व्यापार उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता हो, तो उसे कमर्शियल कहते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट पर छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो देखिए किस तरीके से पुर्तगालियों ने भी अपनी स्थिति को भारत के तट पर अपने दर्ज करा दिया था। तो देखिए, पुर्तगालियों के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुर्तगाली कौन थे। तो देखिए, जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले पुर्तगाली यानी कि सर्वप्रथम भारत में समुद्र मार्ग से पहुंचने वाला पुर्तगाली जो नाविक था वो वास्को डी गामा माना गया था। ऑलराइट, तो पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा था। तो कौन सा गवर्नर था पुर्तगाली? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार ये पूछ लिया भी जाता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। तो यह भारत में कब आया था? 1505 ईस्वी से लेकर 1509 तक ये भारत में रहा था। तो 1505 में आया था और उससे बाद में 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। उसके बाद पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया था। तो उसके बाद कौन आया था? अल्बुकर्क। फिर उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को गोवा से छीन लिया था। तो यानी कि गोवा उससे छीन लिया था बीजापुर के सुल्तान से। तो इसी के बारे में हम इतना ही जानेंगे पुर्तगालियों के बारे में। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो उन्होंने क्या किया था जब वो भारत में पश्चिमी तट पर अपनी उस उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई, तो वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो देखिए, तो वास्को डी गामा काफ़ी ज़्यादा ये लॉजिकली क्वेश्चन भी बन जाता है कि 1498 में भारत का, यानी कि इसे खोजकर्ता भी कहा जाता है वास्को डी गामा को। परंतु आप ये सोचिए कि भारत में उस समय जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चाएं की थी, तो उस समय भारत तो अन्य लोग भी आए थे, परंतु ऐसा ही क्यों कि वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। तो देखिए, तो 1498 में भारत का इसको खोजकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सबसे आसान रास्ता खोजा था उस समय, यानी कि सबसे छोटा और आसान रास्ता इसने खोजा था, इसलिए भारत का इसे खोजकर्ता कहा जाता है। तो 1498 में ये इतना सुरक्षित रास्ता खोजा गया था। ऑलराइट, तो इसलिए इसको वास्को डी गामा वो भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। तो 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। तो देखिए, डच हॉलैंड ने कहा जाता है। तो 1581 से, यानी कि 1581 ईस्वी से पूर्व हॉलैंड स्पेन का उपनिवेश था। तो क्या था? पूर्व हॉलैंड का उपनिवेश था। तो फिर 1596 ईस्वी में इन्होंने भारत आने वाला जो प्रथम डच नागरिक था वो कॉर्नेलियस डे हंसमान था। तो
तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि पहला डच जो यात्री था तो वो भारत कौन आया था, तो कॉर्नेलिस डे हंस्टमान था। ऑलराइट, तो कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए, तो फिर फ्रांसीसी व्यापारी भी उसके बाद सामने आए। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई जो थे वो 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उन्होंने जो 1667 ईस्वी में ही सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। तो फ्रांसीसी के बारे में हम इतना ही जानेंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि उस समय समस्या यह भी थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही खरीदे जो चीज़ें थी वो खरीदना चाहती थी। तो यूरोप के बाज़ार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच में एक बढ़ती स्पर्धा में भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें जो थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि उस समय जो था काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। तो फ्रांसीसी अब मैदान में उतर चुके थे, डच मैदान में उतर चुके थे, पुर्तगाली अब मैदान में उतर चुके थे भारत के व्यापार को लेकर। तो कंपटीशन उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था व्यापार के रूप से। ऑलराइट, तो उस समय जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होने लगी थी, क्योंकि इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। ऑलराइट, तो उस समय इन्होंने मिलने वाला जो मुनाफा था वो गिरने लगा था, क्योंकि चीज़ें की जब यानी कि किसी भी वस्तु है तो कोई भी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो उसमें मुनाफा कम होने लगता है इस तरीके से। तो अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों को शुरुआत कर दी गई। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता था तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डूबो देती थी। तो उस समय आपको पता ही होगा कि समुद्र के द्वारा ही सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किया जाता था। उस समय इतने ज़्यादा तो प्लेन्स वगैरह नहीं थे कि प्लेन्स के द्वारा आयात निर्यात किया जाए। आज तो वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा संसाधन हो चुके हैं व्यापार को करने के लिए, और ऑनलाइन सबसे ज़्यादा इसमें अहम व्यापार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सोर्स भी माना जाता है। परंतु उस समय इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं था। उस समय अधिकतम जो व्यापार किए जाते थे वो समुद्र के रास्ते से ही किए जाते थे। तो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते थे, तो किस तरीके से वो रोकने के लिए, दूसरी कंपनी को रोकने के लिए, उनको मुनाफा यानी कि वो मुनाफा ना कर पाए, इस तरीके से कंपटीशन को देखते हुए एक दूसरे को वो रोकते भी थे। और कई बार तो वो जहाज़ों को भी उस समय डुबा दिया करते थे। तो रास्तों में रुकावटें वो खड़ी करते थे, माल से दिल जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देते थे। तो यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। तो उस समय यानी कि जो व्यापार था तो किन की मदद से चल रहा था, हथियारों की, और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। तो किलों की यानी कि व्यापारिक चौकी जो थी उस समय, तो उनकी किलेबंदी की वजह से उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। फिर अपनी बस्ती को किलोबंदी करने और व्यापारी में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों ने भी टकराव होने शुरू हुए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज हो रहे थे। तो जैसा कि हमने देखा कि जब भारत में अनेक कंपनियां आनी शुरू हो गई थी तो भारत में एक तरीके से कंपटीशन जैसी स्थिति आई, तो एक दूसरे को मतलब नीचा गिराने के लिए तो उन्होंने इस तरीके के भी मतलब उनका जहाज़ डुबो दिए एक तरीके से। और जहाज़ डुबोने यानी कि फिर व्यापारियों की सुरक्षा करने के लिए जो व्यापारी चौकी हुआ करती थी उस समय की, तो उन पर किलेबंदी कराई जाती थी। तो इस तरीके से ही मतलब जो था भारत में व्यापार की स्थिति चल रही थी। फिर एक तरीके से व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। तो उस समय राजनीति और व्यापार ये दोनों घुल मिल गई थी एक तरीके से, क्योंकि इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि जहाज़ों को डुबाना तो एक तरीके से ये राजनीतिक भी हम इसको कह सकते हैं। तो राजनीतिक भी काफ़ी ज़्यादा ये हो रहे थे, हथियारों के दम पर व्यापार को किया जा रहा था। तो यानी कि एक तरीके से आप इस कहावत में भी जान सकते हैं कि जिसकी उस समय लाठी हुआ करती थी उसी की भैंस हुआ करती थी। तो ये आप मान सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो सबसे पहले कहाँ पर वो शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी? बंगाल में। तो देखिए, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार यूपीएससी, पीसीएस और अन्य एसएससी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्थापित कब हुई थी। तो 1651 में ये पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है तो उसके शुरू हुई थी।
हुगली नदी के किनारे पर। तो कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारी की उस ज़माने में क्या कहा जाता था? फैक्टर। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैक्टर किसे कहा जाता है। तो उस समय व्यापारियों को फैक्टर भी कहा जाता था। तो इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिन्हें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला और कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया गया, तो व्यापारियों की फैक्ट्री उस समय 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाकर शुरू कर दिया। तो किला बनाकर क्यों शुरू किया? तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय धीरे धीरे से जो कंपटीशन था वो पूरे तरीके से बढ़ता जा रहा था व्यापार को लेकर। एक तरीके से उसमें राजनीति भी जो थी वो घुलती मिलती जा रही थी। तो वो अपनी चौकियों को एक तरीके से उस समय किलाबंदी कर देते थे। ऑलराइट। तो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों के रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। तो मुगल के जो उस समय अफसर हुए थे, तो उन्होंने रिश्वत के रूप में देकर कई गांवों की जो थी उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी उस समय। तो इनमें से एक गांव के कोलकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। तो जैसे कि आपने कलकत्ता के भी सुने होगा, तो अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। तो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए ही व्यापार करने का फरमान जारी करे। फरमान किसे कहा जाता था उस समय? एक शाही आदेश को। तो देखिए, तो किस तरीके से वो राजनीति के दम पर, यानी कि राजनीतिक के दम पर वो व्यापार अब भारत में कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ये नेगेटिव पॉइंट भी मिलता है कि रिश्वत लेकर इस चीज़ को मतलब किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये पतन का सबसे अहम सोर्स भी बना हुआ था उन लोगों के लिए, यानी कि मुगल साम्राज्य के लिए सबसे अहम सोर्स था उनके पतन का, क्योंकि उस समय रिश्वतखोरी एक तरीके से शुरू हो गई थी, जैसा कि हमने मुगल साम्राज्य में भी पढ़ा था। तो इसी वजह से अधिकतम जो हुआ, तो औरंगजेब के काल से ही ये उसका पतन शुरू हो गया था। ऑलराइट। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने पे और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी हुई थी। तो उदाहरण के लिए जब औरंगजेब के फरमान, यानी कि शाही ऑर्डर, यानी कि एक तरीके से ऑर्डर से इसको हम कह सकते हैं, तो केवल कंपनी ही शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार मिला था। तो इस कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था मुगल साम्राज्य के द्वारा। तो कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी ये शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक कंपनी अगर शुल्क नहीं चुका रही तो ये गवर्नमेंट की अधिकतम पॉलिसी भी होती है कि सभी, अगर कोई कंपनियां हैं, मान लीजिए कि वर्तमान समय में भारत में अगर 4 कंपनियां हैं, तो चारों कंपनियों को अगर कोई शुल्क है तो वो चुकाना होगा। ये नहीं है कि एक कंपनी के लिए कानून अलग होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए, भेदभाव की स्थिति को देखते हुए, बाकी जो कंपनियां थी उन्होंने भी अपना जो शुल्क था वो चुकाने से इनकार कर दिया था। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। तो उस समय जो नवाब मुर्शिद कुली खान थे, तो उस समय एक तरीके से वसूली को इकट्ठा किया करते थे, जो उसका राजस्व की वसूली होती थी। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी अब वसूली, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का। तो देखिए, तो चित्र 3 में हमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, तो मद्रास के जहाज़ों को सामान वाली स्थानीय नौकाएं विलियम्स शेक्सपियर द्वारा बनाया गया ये चित्र है। तो 1867 में इस चित्र को विलियम सैम्पसन के द्वारा बनाया गया था। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एक तरीके से ये बंदरगाहें हैं, तो जहाँ पर मद्रास के जहाज़ों की सामान ले जाती हुई स्थानीय नौकाएं हैं। ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं, तो व्यापार से युद्धों तक किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो जैसा कि अब देखिए, तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। तो बंगाल के यानी कि उस समय जो टकराव था वो बढ़ गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी उस समय, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। तो जैसा कि हमने देखा कि उस समय जो ताकतवर लोग हुआ करते थे, उस समय के व्यापारी हुआ करते थे, और जो मुग़ल सूबेदार हुआ करते थे, तो वो ताकत दिखाने शुरू कर दिया था उन लोगों ने, मुग़ल जो शासन हुए थे बाद के। तो किस तरीके से क्या किया अब देखते हैं। तो उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान ने उसके बाद
रिसाजुल्ला बंगाल के नवाब बने। तो उसके बाद कौन बने, तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बने थे, उसके बाद बने थे रिसाजुल्ला बंगाल के नवाब बने। तो ये सभी शक्तिशाली शासक थे। तो उन्होंने कंपनियों को रियासत देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था और उसने किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलित दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। तो देखिए, तो मुर्शिद कुली खान ने राजस्व की कमी होते हुए उन्होंने विद्रोह किया था उस चीज़ का कि भाई एक तरीके से राजस्व की जो वसूली थी वो नामात्र के बराबर ही होती जा रही थी। वो क्यों हो रही थी, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर धोखाधड़ी का एक तरीके से ब्लेम उन पर लगा दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर, क्योंकि उन्हें सिक्कों को ढालना, जैसा कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कॉइन देखा होगा जो कि चांदी के बने होते थे, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डालने की इजाज़त नहीं थी। एक तरीके से उन्हीं की सरकार वो कर सकती थी, यानी कि मुग़ल साम्राज्य की जो उस समय मुग़ल शासक थे तो वही वो कर सकते थे। तो उस समय धोखाधड़ी का उस समय इन पर केस लगा दिया गया था एक तरीके से। तो नवाबों की जो ताकत थी अब वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने निःशुल्क जो था एक तरीके से वो व्यापार करने का फरमान औरंगजेब से प्राप्त कर रखा था। तो उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारी को अपमानित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने नवाबों को अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और उन्हें अपमानित करने का एक तरीके से प्रयास किया था उन्होंने। तो जैसे कि आप ये देख ही पा रहे होंगे कि चित्र 4 में रॉबर्ट क्लाइव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उस समय देखिए, जब मुर्शिद कुली खान के द्वारा इस चीज़ का विद्रोह किया गया तो कंपनी का क्या कहना था। तो कंपनी ने स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यवहार तबाह हो रहा था। तो व्यापार तभी फल फूल सकता था जब सरकार शुल्क हटा दे। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपनी व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी जो आबादी है वो बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो एक तरीके से अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना धीरे धीरे से वो शासन जमाना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरू कर दिया था। तो जैसा कि हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में भी देखा था कि मुग़ल साम्राज्य मतलब उन्होंने आक्रमण किए, तो आक्रमण कर कर वो धीरे धीरे किस तरीके से भारत में एक तरीके से उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया था, पूरा विशाल साम्राज्य। तो इन्होंने भी इसी मेथड को अपनाया और इसी तरीके से इन्होंने भारत पर विशाल साम्राज्य को यानी कि स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की। तो देखिए, तो ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो प्लासी का युद्ध जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। काफ़ी बार ये पूछ भी लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, और काफ़ी बार ये मेंस की परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो क्यों हुआ था और इसके क्या कारण थे। तो देखिए, तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद रिसाजुल्ला बंगाल के नवाब बने। तो कंपनी की सिराजुल्ला की ताकत से काफ़ी भय था। तो सिराजुल्ला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियासतों व अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुल्ला के प्रतिद्वंद्वी में से किसी को नवाब बना दिया जाए। तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। तो जवाब में सिराजुल्ला ने हुक्म दिया कि कंपनी अपने राज्य के राजनीतिक मामलों को टांग अड़ाना बंद करे, तो किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। तो देखिए, तो उस समय की जो मतलब एक तरीके से जो नवाब थे तो वो क्या चाहते थे, तो नवाब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों से बस यही चाहते थे कि वो समय पर अपना राजस्व चुकाए। परंतु अंग्रेज इस बात को मानने से एक तरीके से मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो मुनाफा जो कमा रहे थे तो मुनाफा वो धीरे से मतलब अपना पूर्णतः मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। तो उन्होंने कंपनी के अन्य राज्यों के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद किया। तो जब दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो नवाबों ने 30,000 सिपाहियों के साथ उस समय हमला बोला था, तो जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। तो नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज को घेरे में ले लिया गया। उसके बाद नवाबों ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ऑलराइट,
तो देखिए, तो क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? तो दरअसल असली नाम प्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को प्लासी, यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था। प्लास की खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसका होली पर इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार का भी एक तरीके से सोर्स था। तो प्लासी इसलिए कहा जाता था। तो कठपुतली यानी कि कठपुतली किसे कहा जाता है? तो यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, जो एक व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है, और उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ऑलराइट, तो कठपुतली एक तरीके से इस शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हमारे पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। ऑलराइट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।